हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के 2022, 2023 और 2025 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 29A। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से प्राप्त है। ठीक है, और आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, ये अनुच्छेद 350A में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत सरकार ने या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या फिर स्वतंत्र विषय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है समवर्ती सूची का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको याद रखना है समवर्ती सूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? 1852, 1851, 1853 या फिर 1854? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? ऑप्शन डी 1854। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, 1854। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम हंटर। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है CTE, NCTE, MHRD या फिर NCERT? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1974 में, 1972 में, 1985 में या फिर 1980 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या फिर DPEP? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषाहार वितरण योजना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और आपको याद रखना है DPEP। ठीक है, ये 1994 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना या फिर ऑप्शन
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों माध्याह्न भोजन योजना का जो उद्देश्य है वो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ये भी सही है। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ये भी हो जाएगा। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी, नगरीय, ग्रामीण या मेट्रो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है ग्रामीण। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीईपी का अर्थ होता है बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये परियोजना 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की गई। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो आपको बताना है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किनके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा। आपको याद रखना है इन्होंने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों 2022 के अंतिम प्रश्न की। पूछा गया है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किन्हें माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में, 1882 में, 1890 में, या फिर ऑप्शन डी 1892 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 में। दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर आयोग, इस आयोग का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच और सुधारों की सिफारिश करना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया 16 मार्च 1911, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1912, या फिर 20 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 16 मार्च 1911। ठीक है, आपको याद रखना है 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री DS कोठारी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर ऑप्शन डी वुड के आदेश पत्र से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1813 के आज्ञा पत्र से। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 ईस्वी। आपको याद रखना है 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उससे पहले शिक्षा राज्य सूची में थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। आपको याद रखना है
ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। इस सिद्धांत को छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए ताकि ज्ञान धीरे धीरे छनकर निम्न वर्गों तक पहुंचे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश में सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु या फिर ऑप्शन डी छात्रों की शिक्षा हेतु। तो इसका सही आंसर कौन सा है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। ठीक है, इस सिद्धांत का मानना था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्गों को दी जाए जिससे शिक्षा छन छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना। 2005 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2011 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 2009 में। और आपको याद रखना है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का संबंध शैक्षिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक तक आवासीय विद्यालय प्रदान करती है जिसे अब कक्षा 12 तक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1903 में, 1905 में, 1904 में या फिर 1908 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि 2023 के अंतिम प्रश्न की, पूछा गया है कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को या फिर पेरिस विश्वविद्यालय को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है। हिरास, पृथक्करण, अपव्यय, अवरोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपव्यय। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो इसे अपव्यय कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें अवरोधन की, तो आपको याद रखना है इसका अर्थ है किसी छात्र का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक रुकना। ठीक है, तो आपको अपव्यय, अवरोधन याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो NCERT का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर, लखनऊ, मद्रास या नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है यूपी में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिड डे मील यानी कि माध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ वर्ष 1995 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना था। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1995 से 1996। तो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त है? 7, 2, 4 या 3? तो आपको याद रखना है निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE एक्ट 2009 कुल 7 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। और इसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है जो इसमें अध्याय है वो कितने हैं? 7 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या फिर नई शिक्षा नीति 1968? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति 1986, ठीक है। आपको याद रखना है नवोदय विद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति या सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है मुदालियर आयोग को, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद रखना है इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो और क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE, NCERT, GTE या MHRD? तो आपको बताना है शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा NCTE, ठीक है। कई बार दोस्तों आपसे NCTE की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आपको याद रखना है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा समवर्ती सूची। अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा से संबंधित कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। ये कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? निस्यंदन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्राच्य पाश्चात्य विवाद या फिर हंटर आयोग? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये जो सिद्धांत है ये किसकी पुष्टि करता है? निस्यंदन का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निस्यंदन का सिद्धांत यानी कि इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं और ये सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग या फिर हंटर कमीशन? तो आपको याद रखना है इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे लोकप्रिय रूप से कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। बात करें मुदालियर आयोग तो दोस्तों आपको याद रखना है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें राधा कृष्ण आयोग, इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है ग्रामीण, नगरीय, ग्रामीण और नगरीय दोनों या फिर मेट्रो? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है, ठीक है। ये योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति यशपाल समिति के अध्यक्ष
प्रोफेसर यशपाल थे। इस समिति ने बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है लॉर्ड कर्जन ने शिमला आयोजन कब किया? 1901 में, 1900 में, 1904 में या फिर सन 1905 में? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला में एक प्रमुख शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा आपका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सन 1901। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक, एक पढ़ाएं दो, दो पढ़ाएं एक या फिर सब पढ़ाएं सब? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक पढ़ाएं एक। आपको याद रखना है इस अभियान का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर देश से निरक्षरता का उन्मूलन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनेस्को ने, भारत सरकार ने या विश्व बैंक ने? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे 1989 में अपनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? 1992 में, 1990 में, 1988 में या फिर 1968 में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन सन 1990 में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं जो 2025 में आपसे पूछे गए थे। 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।